हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और हमारे ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ में यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी पूर्ण रूप से कराई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। भारत में यूरोपीय व्यापार का आरंभ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और प्रिपरेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत में यूरोपीय व्यापार का आरंभ। भारत में पुर्तगाली 1498 को भारत आए, अंग्रेज 1600 में आए, डच 1602 में आए, डैन 1616 में आए और फ्रांसीसी 1664 में आए। इसको याद करने का जो तरीका है, आपको सबसे पहले याद रखना है पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और उधर आपका डैन और फ्रांसीसी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैन और फ्रांसीसी। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। पुर्तगाली आपका 1498 में भारत में आए थे, ठीक उसके बाद में अंग्रेज आए जो कि 1600 में आए। 2 वर्ष के बाद में आपके डच आ गए 1602 में, और डैन आपके 1616 में आते हैं। उसके बाद में फ्रांसीसी 1664 में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1498, 1600, 1602 और 1616, 1664 बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। पुर्तगाली 1498 से 1961 तक ये भारत में रहे। यूरोपवासी पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत आए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा आया था। 1498 में कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से कालीकट के बंदरगाह पर भारत आया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव व हुगली के बंदरगाह में कोठियां स्थापित की। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में भारत आया था। इसके बाद 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली का वायसराय बनकर आया, जो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था, जिसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा पर अधिकार कर लिया। यह भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था। अगर पूछा जाता है भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे अल्बुकर्क पुर्तगाली। पुर्तगाली की पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली गई। पुर्तगाली की पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली गई, तो पुर्तगाली की पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली गई। 1529 में नीनू दी कून्हा भारत में नया पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। उसने 1530 में प्रशासन का मुख्य केंद्र गोवा बनाया। कून्हा ने सेंट थोमा, जो कि मद्रास में, हुगली, बंगाल, दीव, काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की। 1556 में भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस तथा तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण का सूत्रपात हुआ। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लगा, तो उसका सही आंसर होगा 1556 में। किसके काल में लगा, तो पुर्तगालियों के काल में लगा, पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। भारत में जहाज निर्माण का भी पुर्तगालियों से संबंध है।
नीला पानी नीति के लिए फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा प्रसिद्ध था। अब डच के बारे में जानकारी करते हैं। 1556 से 1759 तक ये भारत में रहे। 1556 में कार्लनेलिस दी हस्तमान कैप ऑफ गुड होते हुए सुमात्रा तथा बंटाम पहुंचे। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मुसलीपट्टम में स्थापित की तथा दूसरी व्यापारिक कोठी पुलकिट में लगी, जिसमें स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला। डच की पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टम, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचिन। याद रखिएगा, डिफरेंस है दोनों में। डच ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। उन्होंने जो भी कर्मचारी रखे उनको वेतन दिया तथा भारत में व्यापार के लिए 20 मार्च 1602 को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 20 मार्च 1602 को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किसके द्वारा की गई? तो डचों के द्वारा की गई थी। डच व्यापारिक केंद्र मुसलीपट्टम में 1605 में लगा, पुलकिट में 1610 में लगा और सूरत में 1616 में लगा। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेज और डच के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। तो पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अगर पूछा जाता है बेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो 1759 में बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के मध्य हुआ, जिससे डचों का पतन हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल, जो कि ब्रिटिश यात्री थे, थल मार्ग से भारत आए। भारत में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र लेकर 31 दिसंबर 1600 में की। पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था तथा 217 साझेदार थे इस कंपनी के। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से आज्ञा लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए। 1611 में अंग्रेजों ने मुसलीपट्टम में व्यापारिक कोठी बनाई। 1613 में जहांगीर ने एक फरमान जारी कर सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा और जहांगीर और खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है, से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। कौन? टॉमस रो। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। वहीं एक किलाबंद कोठी बनाई। इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। पूर्वी भारत में अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 में खोला। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, जिसमें दहेज में मुंबई को प्रदान किया पुर्तगालियों ने। 1668 में चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, रेंट पर दे दिया। 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया गया। 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया गया। गेराल्ड ऑन्गियर ने बंबई शहर की स्थापना की, ये याद रखिएगा। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुरी की जिम्मेदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चरनाक ने रखी। 1708 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी न्यू कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गई, जिससे यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। डैन के बारे में जानकारी करते हैं। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। 1845 में भारत में स्थित कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई।
प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। एला सापल की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई, जो कि 1749 से 1754 तक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि हुई, जो 1756 से 1763 तक रहा। तो तीनों कर्नाटक युद्ध में 3 संधियां हुई। अगर पहले कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो 1746 से 48 यानी 2 वर्ष चला, जिसमें आकी सापल की संधि हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि हुई, जो 49 से 54 चला। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसमें पेरिस की संधि हुई, जो 1756 से 63 चला। तो पहला जो कर्नाटक का युद्ध था आपका 46 था, जो 2 वर्ष चला। और दूसरा कर्नाटक युद्ध आपका 49 से 54 यानी 1 वर्ष के बाद में शुरू हुआ और आपका 5 वर्ष चला। पहला 2 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष और तीसरा 7 वर्ष। 2, 5, 7। पहला 1 वर्ष के बाद में हुआ, फिर दूसरे से तीसरे के बीच में 2 वर्ष का अंतर था। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको याद करना है तो आपको 1746 याद होना चाहिए। जब 1746 आपको याद होगा तो आपको पता है कि ये वर्ष 2 वर्ष ये युद्ध चला था, तो इसमें 1746 से 1748 हो जाएगा। अब आपको ये याद होना चाहिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के ठीक 1 वर्ष के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। जब पहला 1746 से 48 के बीच में चला, तो 1 वर्ष के बाद जब शुरू होगा तो यहाँ पर आपका 1749 हो जाएगा। जब 1749 हो जाएगा, ये आपको पता है कि 5 वर्ष चला था, तो जब 49 में आप 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 54। तो 1754 तक आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। आपको ये पता है कि द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच में 2 वर्ष का अंतर है, यानी जब 1754 में आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म होता है और पांडिचेरी की संधि हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, जो 2 वर्ष के बाद में शुरू होता है, यानी 1756। और ये आपका 1756 आपका 7 वर्ष चलता है। तो 1756 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो आपको 1763 मिल जाएगा। यानी पहले 1746 तो याद रखना ही रखना है, साथ में उसमें आपको 2 वर्ष चला था और 1 वर्ष के बाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जो कि 1749 में शुरू हुआ, जो 5 वर्ष चला, जो 1754 में खत्म हो गया। फिर 2 वर्ष बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जो 1756 में हुआ, जो 7 वर्ष चला, जो 1763 तक चला था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर लगातार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अगर आप भी यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी या स्टेट लेवल उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल चैनल है और बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सिर्फ उतना ही मटेरियल पढ़ाया जाए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।